हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम लोग जो थर्ड लेक्चर देखेंगे, है ना। तो आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसके बारे में समझेंगे। ठीक। तो होता है क्या कि कोई भी अगर हम एटम्स लेते हैं, है ना, तो एटम्स के अंदर क्या रहता है, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और इस न्यूक्लियस के में जो है इनर सेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, है ना। एक इनर सेल होता है ना। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, और इलेक्ट्रॉन जो है हम लोग एक दिखा रहे हैं क्या कि ये तुम्हारा क्या है, इनर सेल है ना। इनर सेल, सेल का इनर पार्ट होता है, और एक होता है क्या, आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल, है ना, जहाँ जिसको हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं ना। यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, जिसपे जो है किसी भी एटम्स का बॉन्डिंग डिपेंड करता है ना। तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये हो गया वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, ये हो गया कि इनर सेल, ये न्यूक्लियस है। ठीक। तो होता है क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ना, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना। यहाँ पे क्या लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसके बीच क्या लगेगा, तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो ये होगा कि अगर न्यूक्लियस हम देखें, ये आउटर मोस्ट देखें, है ना, तो इसमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है ना, उस अट्रैक्टिव फोर्स को कम करने का काम कौन करता है, ये इनर इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा देते तो डायरेक्ट फोर्स लगता है ना, मगर ये जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आ रहा है, इसके बीच क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है ना। इस रिपल्सिव फोर्स के चलते होता है क्या कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में जो फोर्स जो लगना चाहिए वो क्या होता है, कम हो जाता है ना। तो ये क्या करता है, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच जो फोर्स जनरेट हो रहा है, उस फोर्स को क्या करने का काम क्या करता है, कम करने का काम करता है। कौन, तो इनर इलेक्ट्रॉन। यहाँ जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, इनर इलेक्ट्रॉन में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होगा, उतना कम न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में फोर्स जनरेट होता है ना। अगर न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में उतना ही कम फोर्स जनरेट होगा, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा, अगर फोर्स कम जनरेट होगा तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है तुम्हारा न्यूक्लियस से दूर जाने लगेगा, है ना। यानी कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की ओर आने के बजाय किधर जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा, है ना। अगर जितना ज़्यादा इसके बीच अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसके और इसके बीच फोर्स कम लगेगा, इसके और इसके बीच में फोर्स कम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहेगा, न्यूक्लियस से दूर जाना चाहेगा, है ना, रिपल्सिव फोर्स को कम करने के लिए। तो होता है क्या कि जब भी अंदर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाता है, न्यूक्लियस इसके बीच में घट जाता है ना। तो इसी रिपल्सिव फोर्स, जो इनर सेल में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, जिसके चलते न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन डिक्रीज होता है, इसी को बोला जाता है क्या, शिल्डिंग इफेक्ट। मतलब कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, अंदर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच जो फोर्स जनरेट हो रहा है उस फोर्स को कम करने का काम करता है ना। कौन, तो ये इनर इलेक्ट्रॉन है ना। इसी इनर इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होता है, इसमें इसी इलेक्ट्रॉन के चलते जो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स इसके बीच जो घट रहा है, इस इफेक्ट क्या बोला जाता है, शिल्डिंग इफेक्ट। अब ये जितना ज़्यादा न्यूक्लियस, इन दोनों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट को, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन है जितना ज़्यादा शील्ड करेगा, है ना, जितना ज़्यादा ये घेरेगा इसको उतना ज़्यादा क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स घटेगा। और जितना ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स घटेगा, ये क्या होगा, उतना ज़्यादा लूजली बॉन्डेड होगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उतना ज़्यादा लूजली बॉन्डेड होगा न्यूक्लियस से, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाता है ना। तो शिल्डिंग इफेक्ट क्या क्या कर सकता है, अगर शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ा दिए, है ना, शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ाने का मतलब क्या है कि इनर सेल में अगर हम ज़्यादा डेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सिव फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, और रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगा तो इसके और इसके बीच में फोर्स कम होगा, और फोर्स जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है ना। इलेक्ट्रॉन को हम क्या होगा, आसानी से रिमूव कर सकते हैं, या फिर इसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखना कि शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएगा, साइज में थोड़ा सा इंक्रीज, साइज जो है क्या होता है, थोड़ा इंक्रीज करता है ना। तो जब भी शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो साइज
क्या होगा, तो इंक्रीज करेगा। और शील्डिंग इफेक्ट घटेगा, है ना। शील्डिंग इफेक्ट अगर न्यूक्लियस में ये जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन वो कम शील्डेड है ना, तो क्या होता है, उसके चलते साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। तो दो चीज़ हमको याद रखना है। तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ाने पे क्या होगा कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच फोर्स घटता है ना, और फोर्स घटेगा तो साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और शील्डिंग इफेक्ट कम करने पे क्या होगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में जो फोर्स है वो क्या होगा, तुम्हारा इंक्रीज करेगा, फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन इंक्रीज करेगा, तो साइज क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। अब हम लोग जानेंगे कि क्या किस कंडीशन में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, किस कंडीशन में शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, है ना। और शील्डिंग इफेक्ट किसके चलते जनरेट होता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन के चलते, है ना। इनर जितना ज़्यादा डेंस इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा शील्डिंग होता है ना। अब हम लोग देखेंगे क्या कि शील्डिंग किस में ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट रहता है, तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहता है, जैसे s p d, है ना। अब हम s p d को देखते हैं, s होता है, p होता है, d होता है, f, है ना। तो इस s p d f ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा शील्डेड होता है कौन, शील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, s का होता है, उसके बाद p का, उसके बाद d का, है ना। तो ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर हुआ, इसको हम लोग को ध्यान में रखना। सबसे पुअर शील्डिंग होता है किसका, तो F का, और सबसे ज्यादा शील्डिंग किसका होता है, S का, शील्डिंग फैक्टर। मतलब S जो ऑर्बिटल S है, P है, D है, F है, जो भी ऑर्बिटल है सब में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे अगर इस ऑर्बिटल में देखें तो सब ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन रहता है, F में भी दो ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है, S रहेगा तो उसमें भी, S ऑर्बिटल में भी क्या होता है, दो ही इलेक्ट्रॉन रहता है। मगर S का साइज क्या होता है, S जो होता है मोर डेंस होता है, मतलब इस तरह का है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है तो छोटा सा जगह में प्रेजेंट, है ना। और अगर मान ली F ऑर्बिटल है तो D ऑर्बिटल है तो D का साइज बड़ा होता है, इस तरह का शेप होता है, डबल होता है ना। अब इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है, मगर ये क्या है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है S में, ये क्या कम स्पेस में प्रेजेंट, यानी ज़्यादा डेंस होता है। मगर यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ज़्यादा स्पेस में फैला रहता है ना। इसके चलते इसका ये क्या इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा दूर दूर फैला रहे, है ना। तो इसीलिए इसका शील्डिंग क्या होता है, कम होता है ना। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं ना। जैसे मान ले कि ये हम ले क्या, मान ले कि ये s ऑर्बिटल है ना, ये मान ले रहे हैं कि s ऑर्बिटल, ठीक। तो s ऑर्बिटल क्या होता है, डेंस होता है, ठीक। ये हम दिखाएं कि s ऑर्बिटल है ना, इस तरह का s ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल नहीं है, मान के चल रहे हैं कि मान ले कि ये s ऑर्बिटल है ना, इस तरह का s ऑर्बिटल है, ठीक। अब s ऑर्बिटल क्या करेगा कि यहाँ पे जो है हम मान लें कि s ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट है ना, यहाँ पे इस तरह से s ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में इनर में प्रेजेंट है। तो जितना ज़्यादा इस तरह का s ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको कम करने का काम कर रहा है ना। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना। अब अगर हम p ऑर्बिटल को देखते हैं तो p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है, s से बड़ा साइज कौन होता है, p, और p से बड़ा होता है d, और सबसे बड़ा होता है क्या, f ऑर्बिटल, है ना। तो s में अगर हम शेप देखना चाहें तो s का शेप जो होगा थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो मान ले कि ये तुम्हारा p का शेप देखें, इसको हम खोल दिए, है ना। अब खोल दिए तो क्या होगा, ये इतना बड़ा साइज हो गया, है ना। मगर इसमें भी कितना इलेक्ट्रॉन है, तो दो ही इलेक्ट्रॉन है ना। मगर अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, पहले इतना सा छोटा सा जगह में इलेक्ट्रॉन फैला हुआ था, है ना। अब क्या है कि इसका जो है इलेक्ट्रॉन्स है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ज़्यादा लार्ज एरिया में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से प्रेजेंट है ना, इस तरह से प्रेजेंट नहीं रहता है, मगर हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि मान लें कि यहाँ पे ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो अब क्या है कि न्यूक्लियस और इसके बीच जो फोर्स लगेगा ये कम लगेगा, क्योंकि अब ये कम डेंस है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन पहले इस तरह से था, ज़्यादा डेंस था, तो ज़्यादा क्या कर रहा था, शील्डेड कर रहा था, है ना। मगर अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर दूर फैल गया, है ना। जिसके चलते न्यूक्लियस और इसके बीच जो फोर्स लगना चाहिए था वो क्या होगा, न्यूक्लियस और इसके बीच जो फोर्स जनरेट होगा, इसके और इसके बीच जो फोर्स जनरेट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी लेस शील्डेड है ना। अब इसको ज़्यादा ये क्या करेगा, कम शील्डेड है ना, तो ये ज़्यादा इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना। और अगर हम f ऑर्बिटल का देखें तो f ऑर्बिटल और ज़्यादा बड़ा साइज होगा। अब इसी को हम खोल दिए, है ना, इस तरह का शेप दिखा है ना। अब ये क्या और फैल गया, है ना, पूरा और जगह डिस्ट्रीब्यूटेड, दो ही इलेक्ट्रॉन है मगर ज़्यादा सा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब यहाँ अगर हम इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखाते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, तभी तो पूरा फैला हुआ है, तो इसके चलते न्यूक्लियस और इसके भी जो फोर्स है वो और कम लगेगा, है ना। इसमें क्या होता है कि शील्डिंग और कम होता है। अब इसी में अगर f देते हैं और f और बड़ा होता है तो इसको हम और खोलें, है ना, तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एरिया में प्रेजेंट है ना। तो ये ज़्यादा एरिया में प्रेजेंट है, तो ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है
तो ये क्या होगा कि तो पूरा डिफ्यूज है ना, तो ये न्यूक्लियस को ज़्यादा घेर नहीं पाएगा, है ना, जिसके चलते इसमें शील्डिंग कम होगा, और शील्डिंग कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, है ना। तो ये होता है क्या कि जब भी एफ ऑर्बिटल आता है तो उसमें शील्डिंग कम होता है ना, क्योंकि ये क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा दूर एरिया में फैला रहता है, और डी ऑर्बिटल होगा तो इसमें शील्डिंग ज़्यादा होगा, क्योंकि वो क्या होगा, डेंस है ना। उसका हम लोग शेप कैसे दिखाएं, इस तरह का पूरा डेंस है ना। तो डेंस है तो पूरा क्या होगा कि न्यूक्लियस को पूरा घेर देता है ना, पूरा शील्डेड हो जाता है। और अगर हम एफ ऑर्बिटल लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्यूज रहता है, जिसके चलते शील्डिंग कम होता है, ठीक। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं अगर एस ऑर्बिटल है तो पूरा घना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, है ना। एस ऑर्बिटल की संख्या ज़्यादा है तो पूरा घना है ना, डेंस। और एफ ऑर्बिटल आएगा तो भले साइज बड़ा हो जाएगा, है ना, मगर इसमें होता है क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफ्यूज होता है, दूर दूर रहेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा डेंसिटी कम होगा, है ना, डेंस कम होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर दूर प्रेजेंट रहेगा, है ना। अब दूर दूर प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे होगा क्या कि एक ज़्यादा शील्डेड नहीं होगा, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से अट्रैक्ट होगा, है ना, जिसके चलते साइज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है ना। तो शील्डिंग पे सबसे ज़्यादा किस में होता है, एस में, और सबसे कम किस में होता है, एफ में, ठीक। ये हम लोग समझ गए क्या, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में इनर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें रिपल्सिव फोर्स जनरेट होता है, जिसके चलते न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते चला जाता है ना। इसी इफेक्ट, इस इनर इलेक्ट्रॉन के चलते जो ये अट्रैक्टिव फोर्स कम हो रहा है, इस इफेक्ट को बोलते हैं क्या, शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या करता है, ये इनर इलेक्ट्रॉन इसको और इसको शील्ड करने का काम करता है। सबसे ज़्यादा शील्डिंग किस कंडीशन में होगा, जब एफ ऑर्बिटल होगा, और सबसे कम शील्डिंग किस कंडीशन में होगा, जब एस ऑर्बिटल होगा। एफ ऑर्बिटल का संख्या अगर एस ऑर्बिटल अगर ज़्यादा है तो उसका शील्डिंग क्या होता है, कम होता है ना। शील्डिंग कम होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस और इसके बीच ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है साइज, है ना। और अगर ये है तो इसका साइज क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, है ना। अब देखो इससे रिलेटेड हम लोग जो है एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जैसे इसको समझने के लिए मान लें कि हम लोग ले लिए क्या, एक ग्रुप ले लेते हैं, 13 ग्रुप एलिमेंट। 13 ग्रुप एलिमेंट 13 ग्रुप एलिमेंट में कौन कौन आता है, तो बोरोन, एलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, है ना, इंडियम और थैलियम, ठीक। ये एलिमेंट है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5, 13, ये होता है 31, ये होता है, इसका कितना होता है, इसका 40, इसका होता है 49, है ना, ये 49, और ये हो गया इसका होता है 81, ठीक। अब इसका हम कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, हीलियम 2s2 2p1, है ना। इसका होता है नियॉन 3s2 3p 3s2, उसके बाद होगा 3p1, है ना। इसको लिखेंगे आर्गन, है ना, 3d10 4s2 4p1। इसका कन्फिग्रेशन होगा आर्गन के बाद क्रिप्टॉन 5f 4d10 5s2 5p1, और इसका होता है जेनन 4f14 5d10 6s2, और ये हो गया 6p1, ठीक। तब होता है क्या कि अगर हम किसी भी पढ़े हैं हम लोग कि किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है ना। ये हम लोग पढ़े, क्यों साइज इंक्रीज करता है, तो रीजन हम लोग पढ़े थे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो सेल बढ़ते जाता है। इसमें 2 सेल है ना, इसमें कितना सेल है, 1 2 3 सेल है ना। इसमें सेल कितना, 1 2 3 4, है ना। इस तरह से सेल जो है इंक्रीज करते जाता है। सेल का संख्या जो बढ़ेगा तो सेल का संख्या बढ़ेगा तो साइज भी इंक्रीज करेगा। ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ तक रेडियस हो गया। जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएगा साइज बढ़ता है ना। ये नॉर्मल हम लोग पढ़े हैं ना, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। मगर यहाँ पे अगर हम इसका हम एनालिसिस करते हैं, इसका हमको साइज हम जब देखा गया तो पाया गया कि सबसे छोटा साइज होता है बोरोन, है ना। और उसके बाद जो है उससे छोटा साइज होता है गैलियम, है ना। और उससे बड़ा साइज होता है एल्युमिनियम। उसके बाद होता है क्या, इंडियम, है ना। और उसके बाद हो गया क्या, थैलियम। इसका साइज अप्रोक्स इक्वल होता है ना, मतलब कि ज़्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है ना। ये देखा गया, है ना। होना क्या चाहिए, बोरोन के बाद एल्युमिनियम आना चाहिए, उसके बाद गैलियम आना चाहिए, उसके बाद इंडियम आना चाहिए, उसके बाद
ये ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि सेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ना चाहिए, है ना। मगर हमको ऑर्डर हम जब मेजर करते हैं तो हमको इस तरह का ऑर्डर मिलता है ना। तो ये ऐसा क्यों, ऐसा इस तरह का ऑर्डर क्यों मिलता है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि अगर हम गैलियम और इंडियम में जाते हैं, है ना, तो गैलियम में जैसे ही गए हैं हम क्या बताएं, देखो SPDF सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसमें होता है, F में, उसके बाद D में। F और D जब भी आएगा तो उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होता है। S और P जब भी आता है तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है ना। इसमें शील्डिंग ज़्यादा होगा, इसमें शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। तो जब भी शील्डिंग कम होगा, है ना, पुअर शील्डिंग होगा, तो क्या होता है कि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, अगर शील्डिंग कम होगा तो क्या करेगा कि इस इलेक्ट्रॉन के चलते, इस F इलेक्ट्रॉन के चलते न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कम शील्डेड होता है ना। तो शील्डिंग जब ये F में इलेक्ट्रॉन जब भी जाता है तो शील्डिंग कम होगा और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच फोर्स ज़्यादा लगेगा, है ना। इसके चलते साइज में कॉन्ट्रैक्शन आता है। याद रखना, जब भी F और D आता है तो उसमें पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। शील्डिंग कम होने के चलते न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच फोर्स ज़्यादा जनरेट होता है ना। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ D एंड F, है ना। तो यही रीजन है क्या कि यहाँ पे D और गैलियम और इंडियम में होना चाहिए था इसका, है ना, क्योंकि सेल बड़ा है, मगर बड़ा साइज किसका होता है, एल्युमिनियम का। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जैसे ही हम 13 से गए हैं तो 13 से सीधे एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 31, है ना। अब यहाँ पे जो है जैसे ही यहाँ से यहाँ गए हैं तो इसमें जो है क्या हो रहा है कि D में 10 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि D का में होता है क्या, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। और शील्डिंग इफेक्ट जब कम होगा, शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो क्या होगा कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा, है ना। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा, जिसके चलते साइज में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है ना। तो साइज जो है यहाँ पे इसका साइज जो छोटा होने का रीजन क्या हो गया, D में इलेक्ट्रॉन गया और D में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट के चलते न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ जाता है ना। और फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। जब भी D आता है, F आता है तो कॉन्ट्रैक्शन शुरू करता है। तो रीजन हम लोग अगर पूछ रहे हैं कि गैलियम का साइज बड़ा होता है ना, छोटा होता है, ये तो नहीं होता, ऑर्डर क्या होता है, ये एल्युमिनियम का साइज जो है तुम्हारा बड़ा होता है गैलियम से, क्यों होता है। तो रीजन हो गया क्या कि गैलियम में जो 10 इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, तो D में भरा जाता है ना। और D में 10 इलेक्ट्रॉन जब भराता है तो उसके चलते जो है क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होता है ना। और पुअर शील्डिंग इफेक्ट के चलते साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। और इसीलिए जो है जो इसका जो गैलियम का जो साइज है छोटा हो जाता है, एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो जाता है, ठीक। ये इसका रीजन है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोग सेल, अब देखो यहाँ पे होता है क्या कि यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहाँ पे क्या होता है 31 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक। तो 31 मतलब कि ये न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस में 31 प्रोटॉन भी रहेगा, है ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अब मान लीजिए यहाँ से ये तो सेल बढ़ा, है ना, और सेल बढ़ने के साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा ना उतना ज़्यादा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। और इसमें क्या D में तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके चलते क्या होता है, साइज में कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी अगर हम लोग देखें कि अगर हम F में जाते हैं, है ना, तो F यहाँ पे देखो, यहाँ इसका और इसका साइज देखते हैं। तो थैलियम और इंडियम में क्या होता है, दोनों का साइज बराबर हो जाता है। जबकि बड़ा साइज किसका होना चाहिए, इसका साइज बड़ा होना चाहिए इससे, है ना, क्योंकि इसमें सेल क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन 6th सेल में जा रहा है, इसमें 5th सेल में जा रहा है ना। मगर साइज में कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो गया, तो साइज बराबर क्यों हो गया, तो रीजन होता है क्या, क्योंकि इसमें F में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है ना। और F में D से भी कम शील्डिंग होता है ना। सबसे पुअर शील्डिंग किसमें होता है, F में। तो F में जैसे ही इलेक्ट्रॉन भराना स्टार्ट हो गया तो उसमें शील्डिंग और कम हो जाता है ना। तो शील्डिंग जब और कम होता है तो उसके चलते क्या होगा कि साइज में फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा। जितना ज़्यादा साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा जो है साइज जो है छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो होता है क्या कि यहाँ पे इसका साइज दोनों का बराबर क्यों होता है, तो इसका रीजन होता है क्या, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ कौन सा ऑर्बिटल, इफेक्ट ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल, है ना।
इसमें इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है और एफ में शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, इसके चलते क्या होता है साइज में और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन होता है इसीलिए साइज जो है दोनों का क्या हो जाता है, दोनों का साइज इक्वल हो जाता है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के चलते क्या होगा साइज घटेगा, है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट करके साइज दोनों को क्या कर देता है बराबर, है ना। तो ये हम लोग देख लिए है ना। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आ गया कि गैलियम और इंडियम में गैलियम का साइज बड़ा क्यों होता है। रीजन हो गया क्या, इसमें डी में इलेक्ट्रॉन जाता है और डी में पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इसलिए क्या होता है इसका साइज जो है तुम्हारा बड़ा हो गया, छोटा हो गया, इसका गैलियम का साइज जो है छोटा हो गया और एल्युमिनियम का साइज बड़ा हो गया, है ना। यहाँ दोनों का बराबर होता है, क्यों, क्योंकि थैलियम में इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में जाता है और एफ में पुअर शील्डिंग इफेक्ट, सबसे पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, इसलिए इसमें फिर से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है इसके चलते साइज जो है दोनों इक्वल हो जाता है ना। अब ये देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये जो है साइज तुम्हारा गैलियम का जो है तुम्हारा क्या हो जा रहा है कि छोटा हो जा रहा है, एल्युमिनियम का जो है साइज बड़ा हो जा रहा है, मगर यहाँ बराबर हो जा रहा है। तो ये जो है हम लोग ये सब डाटा हम लोग क्या करते हैं निकाल के दिया गया है ना, ये सब का रेडियस हम लोग जब मेजर किए तो ये हमको निकला है ना, मगर जब हम लोग एक्सप्लेन करना रहता है तो एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कितना छोटा होगा कितना बड़ा होगा, मगर एक जो प्रोबेबल रीजन होता है उसको हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के हेल्प से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। अब देखो इसमें एक और हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में जाते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन सा ग्रुप आता है। तो थर्ड, इसमें जो है 3 ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। एक होता है फर्स्ट ग्रुप में तुम्हारा आता है क्या, वेनेडियम, शक्ति व कर मन से को निकुंजन, है ना। तो ये एक ग्रुप है ना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट में ये ग्रुप आता है ना। ये हो गया तुम्हारा, इससे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे तुम्हारा थर्ड ग्रुप से स्टार्ट होता है, ये 12 ग्रुप तक जाता है, ठीक। उसके नीचे आता है क्या, ये जरूरी नहीं मोहब्बत, ये हो जाएगा रहे ये जरूरी नहीं मोहब्बत, टीसी होता है, टीसी रुलाती रहे ये जो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा फर्स्ट 13 ग्रुप एलिमेंट, उसके नीचे आता है क्या, ये ग्रुप आता है। इसके नीचे आता है क्या, ये होता है लादेन, अफगानिस्तान में, लादेन अफगानिस्तान में, ताज वाइफ के रिमेंबर में, ओसामा इराक में, पट आउ है ना। ये ग्रुप एलिमेंट है ना, ये हम लोग इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। इसको बोला जाता है क्या, फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। और इसको बोलते हैं क्या, फिफ्थ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। तो हम लोग ये क्या है, थर्ड ग्रुप है, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ग्रुप, है ना। तो ये ग्रुप एलिमेंट में ऊपर से नीचे क्या होना चाहिए, साइज बढ़ना चाहिए, है ना। जब भी जाएंगे ऊपर से नीचे तो साइज जो है इंक्रीज करना चाहिए, है ना। तो होता क्या है कि अगर हम इस ग्रुप में जाएं तो ये वाला जो ग्रुप है ना, थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप दोनों का साइज बराबर होता है ना। यानी कि ये जो थर्ड ग्रुप है, जैसे मान लें कि हम जिरकोनियम लिए ZR और हॉफेनियम लिए, ये दोनों का साइज अप्रोक्स इक्वल होता है ना। मतलब ये जो जितना भी ग्रुप एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप का एलिमेंट फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट का साइज तो उसके नीचे वाला क्या, फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट के साथ इक्वल साइज का होता है, यानी दोनों का साइज अप्रोक्स क्या होता है, इक्वल होता है। साइज डिफरेंस जो है अप्रोक्स इक्वल होता है ना। तो ये साइज डिफरेंस जो है बराबर क्यों होता है, जबकि ऊपर से नीचे जा रहा है तो सेल बढ़ रहा है, इसमें थर्ड में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसमें फोर्थ में जा रहा है, इसमें फिफ्थ सेल है, तो सेल इसमें ज़्यादा है तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए, है ना। मगर इसका साइज जो है क्या होता है, दोनों का बराबर होता है, ठीक। तो रीजन क्या होगा,
तो रीजन क्या होता है कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जैसे मान लें कि हम एक का इलेक्ट्रॉनिक AU का लिखे है ना, गोल्ड का, इसका होता है 79, कन्फिग्रेशन क्या होता है जेनन, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 4F14, 5D10 और 6S1, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। ठीक, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या रहा है F आ रहा है ना, तो इसमें क्या होता है अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसमें F आता है, इसमें F, इस ऑर्बिटल किसी में F नहीं आता, और F में हम लोग जानते हैं कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहे होता है। जब भी F आएगा, जब भी F किसी भी ऑर्बिटल में आता है तो क्या होता है उसका जो नॉर्मल साइज है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट के बीच में क्या होता है कि आउटर मोस्ट के बीच जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसमें शील्डिंग कम होगा, और शील्डिंग कम होगा तो क्या होता है न्यूक्लियस क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसके चलते साइज क्या होगा, जो नॉर्मल साइज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उसको क्या फिर से छोटा कर देता है, इसलिए दोनों का साइज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। तो यहाँ पे भी रीजन क्या होता है कि दोनों का साइज क्यों बराबर होता है, तो रीजन बताता है कि यहाँ पे F में इलेक्ट्रॉन गया और F में पुअर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट हुआ, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होने के चलते साइज में क्या होता है कि जो नॉर्मल साइज होना चाहिए उससे फिर क्या होता है बड़ा, ये सेल बढ़ गया, मगर सेल बढ़ गया तो इसके चलते क्या होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो साइज जो होता है, मान लें कि इसका साइज हो गया, ये साइज होना चाहिए है ना, और इसका साइज होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए, कितना होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि सेल ज़्यादा हो गया, इसमें 4 सेल है, इसमें 4 सेल है, इसमें 5 सेल, ये साइज होना चाहिए। मगर जैसे ही F आ गया तो क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि F में पुअर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होगा, ये खींचना स्टार्ट होगा, तो ये क्या होगा, ये जो साइज है दूर होना चाहिए वो क्या होगा, धीरे धीरे सामने आना स्टार्ट हो जाता है, और दोनों का साइज क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर एक समान हो जाता है ना। तो दोनों का साइज इक्वल क्यों होता है, क्योंकि इसमें F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता है, F में पुअर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जिसके चलते साइज में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। अब अगर तुमको ये भी क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों में से है ना, अगर हम फिफ्थ ये वाला ग्रुप एलिमेंट लिए, मान लें कि होफेनियम लिए है ना और जिरकोनियम लिए, अब दोनों में पूछा है किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, तो हमेशा याद रखना कि जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है फोर्थ ग्रुप एलिमेंट जो दिया हुआ है, फोर्थ ग्रुप में जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है उससे क्या होगा, फोर्थ एलिमेंट से जो होता है इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, जबकि होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी इसका ज़्यादा है ना, मगर होता है क्या कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है ना। और इस आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है किस पे, तो साइज फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसका साइज जो है जितना छोटा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना डिफिकल्ट होता है ना। मगर यहाँ पे होफेनियम का आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि ये नीचे वाला ग्रुप का इससे ज़्यादा क्यों होता है ना, तो रीजन होता है क्या कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में क्या F में इलेक्ट्रॉन गया, F में होता है तो क्या होगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट होता है, जिसके चलते क्या होगा, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींच के रखता है ना, जिसके चलते आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता है। इसलिए क्या होता है कि जो ये जो ग्रुप एलिमेंट है सबका आयनाइजेशन एनर्जी इस ग्रुप एलिमेंट से क्या होगा, इसके नीचे वाला ग्रुप जो एलिमेंट है उससे ज़्यादा होगा, यानी कि ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसका ज़्यादा होगा, ये दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसका ज़्यादा होगा है ना। तो जनरली जो है नीचे वाला जो होता है उसका ऊपर वाला से आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है, मगर एक्चुअली होना क्या चाहिए था कि ऊपर से नीचे साइज बढ़ता है ना, साइज जब बढ़ेगा तो क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, मगर यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ क्यों गया, तो बढ़ा क्यों, तो रीजन हो गया क्या कि इसमें लेंथ यहाँ पे जो है तुम्हारा F ऑर्बिटल आया है ना, F ऑर्बिटल क्या करता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट जनरेट करता है, जिसके चलते न्यूक्लियस आउटर मोस्ट से ज़्यादा अट्रैक्टेड रहता है, इसलिए इसका आयनाइजेशन एनर्जी नीचे वाला का ज़्यादा हो जाता है। ठीक, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना शील्डिंग इफेक्ट से जो है पूछा जा सकता है ना। तो बहुत सारा जब हम आगे पढ़ाएंगे जब कोई चीज़ थी ना, तो वहाँ पे हर जगह शील्डिंग इफेक्ट F ऑर्बिटल के इसके अभी आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे क्या कि बहुत जगह जो शील्डिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आएगा है ना, तो ये हमको बहुत काम देगा है ना, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है ना। हम लोग जब डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे जो है ये सब कॉन्सेप्ट जो है यूज होगा। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए क्या शील्डिंग इफेक्ट है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। शील्डिंग इफेक्ट से जो बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, हर जगह जब हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने जाएंगे है ना, तो वहाँ बहुत जगह जो है शील्डिंग इफेक्ट का जो है रोल आएगा है ना। तो ये जो हम लोग जो है आज हम लोग शील्डिंग इफेक्ट के बारे में स्टडी कर लिए है ना। नेक्स्ट जो है
इसके आगे हम लोग देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो शील्डिंग इफेक्ट से ही रिलेटेड है ना, उसको भी जो हम लोग समझेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही।